उसे ढूंढते ढूंढते वो लॉन में आया तो वहाँ वो एक तरफ सीमेंट के बेंच पर बुखार से बेसुध पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर शाजिम खान का दिल जैसे दहल कर रह गया था। उसे उठाकर कमरे में लाया और फिर डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार है। उसने मेडिसिन दी और आराम करने को कहा कि चंद ही घंटों में इनका बुखार उतर जाएगा। मेडिसिन खाने के बाद शाजिम खान ने उसे आराम करने को कहा और वो खुद कमरे से बाहर आ गया और अपने बेटे के साथ खेलने लगा। जब वो शाम को कमरे में आया तो उसका बुखार उतर चुका था और वो वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। शाजिम खान की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने निगाहें उठाकर देखा। वो आईना के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ कि मज़ीद इलाज की ज़रूरत है? शाजिम ने मायने खेज अंदाज से पूछा, जिस पर उसने अस्पात में सर हिला दिया। लेकिन उसके चेहरे पर शर्मो हया के सारे रंग बिखरे हुए थे, जिसे देखते ही शाजिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इधर मेरे पास आओ, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी। नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। वो हैरान होते हुए बोला, क्यों भाई, क्या हुआ है? आप बहुत बेशर्म हैं। शक्ल से तो आप इतने शरीफ नज़र आते हैं और आपने मेरे बुखार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो मुंह फुलाते हुए बोली थी। उसकी बात सुनकर शाजिम खान जैसा संजीदा बंदा भी खिलकर हंसने लगा। होश तो तुम खो चुकी थी। अच्छे खासे शरीफ बंदे को तुम जैसी लड़कियां बेशर्म बना देती हैं। मैं तुम्हारा बुखार देखकर तुम्हारे पास आया था, तुमने ही मुझे अपने करीब कर लिया। चले, सब मैंने किया ना, आपको बेशर्म भी कर दिया। चलिए, अब मैं ना ही आपके पास आऊँगी और ना ही इस बेड पर सोऊंगी। मैं सोफ़े पर ही ठीक हूँ। नाराज़ होती हुई वो अपने बालों को पीछे कैचर में जकड़ते हुए बोली, तुम मेरे पास शराफत से आ रही हो या मैं खुद उठ कर आऊँ? देख लेना, अगर मैं खुद उठ के आया तो इसी वक्त दोबारा से तुम्हें। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, वो कहने लगी, शाजिम। और जितनी मोहब्बत और मान से उसने शाजिम का नाम पुकारा था, शाजिम खान उसे टिकटिकी बांधे देखता रह गया। फिर वो बोला, काश तुम रोज़ाना यूं ही होश खो बैठो, यूं ही मेरे बहुत करीब आओ और मुझे बेशर्म बना दो। आखिरी अल्फाज पर वो फिर से खिलखिला कर हंस दिया। अमल समझ गई थी वो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा है। वो उसके करीब गई, उसके माथे को चूमा और बहुत मोहब्बत से उसकी आंखों में देखती हुई उठी और बाहर को जाने लगी। उस लम्हे शाजिम को यूँ महसूस हुआ जैसे वो उससे मोहब्बत करने लगी है, बहुत टूट कर उसे चाहने लगी है। शाजिम ने उसे रोक लिया और अपने पास बुलाया। वो धीरे धीरे चलते फिर से शाजिम के पास आई। शाजिम ने उसके हाथ को पकड़ा और खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो उठने की कोशिश करने लगी, मगर शाजिम खान ने उसके भीगे बालों को कैचर से आज़ाद कर दिया, जो किसी आबशार की तरह शाजिम के मुंह पर गिरने लगे थे। उसने उसके बालों को साइड पर किया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुकम्मल तौर पर एक इंसान को बर्बाद करने का नशा है तुम में। वो खुमार आलूद निगाहों से उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, शाजिम प्लीज़। वो इसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस कदर वो मायने खेज बातें करता था कि वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। वो बहुत मोहब्बत से बोला, क्यों डर जाती हो मेरी जान? शाजिम खान ने तुम्हें कबूल कर लिया है और अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब तुम मेरी बीवी हो। न जाने क्या कशिश है तुम में कि मैं तुम्हारी जानिब खिंचता ही चला आया और अब एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अब किसी भी औरत को शामिल नहीं करना चाहता था। किंजा के अलावा कोई औरत मेरे दिल को नहीं पा सकती थी, और एक तलाक याफ्ता लड़की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी की झूठी चीज़ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। न जाने कैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, अमल को फ़ौरन ही एहसास हुआ कि जैसे वो उसकी औकात याद करवा रहा है। अमल के लबों से मुस्कुराहट गायब होगी। वो उससे दूर होती हुई कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मैं तलाक याफ्ता हूँ। बार बार कहकर एहसास करवाना क्या ज़रूरी है? नहीं भूलती मैं ये बात। देखो अमल, मेरा वो मतलब नहीं था। उसे अब एहसास हुआ था कि उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो कुछ और ही कहने वाला था, मगर क्या कह गया था? उसकी यही आदत उसे ले डूबी थी। मैं समझती थी शायद आपने मुझे कबूल कर लिया है, लेकिन नहीं। तलाक का दाग जो मेरे वजूद पर लगा हुआ है वो कभी नहीं उतर सकता। ये कहकर वो अपना दुपट्टा उठाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके हल्क में आंसुओं का फंदा अटका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए बाहर आकर साइमा बेगम को कहने लगी,
आंटी, हादी किधर है? आज दिन भर आपके पास ही था, इसलिए मैंने सोचा उसे देखूं जाकर। वो मुझे याद कर रहा होगा। हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत अटैच्ड हो गया है, दिन भर डिस्टर्ब रहा है। तुम जाकर ले लो उसे। वैसे अभी वो सो रहा है, तुम चाहो तो खाना खा लो। मुलाजमा से कह दो, वो तुम्हें खाना दे देती है। ठीक है आंटी, आप फिर हादी के पास ही रहें। मैं शासिम के लिए खाना खुद बना लूँगी। आपको पता है, वो मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना नहीं खाते। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ मैं तो चाहती हूँ बस मेरे बेटे को मुकम्मल तौर पर तुम्हारी आदत हो जाए, ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। वो बोली, फिक्र ना करें आंटी आप, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो आग लगी हुई थी, वो सिर्फ वही जानती थी। वो जिसे अपना समझने लगी थी, वो ऐसा था कि अपना मतलब पूरा करने के बाद फिर उसे उसकी हैसियत याद करवा चुका था। खाना बनाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तुम रो रही हो क्या? साइमा बेगम ने फिक्र भरे अंदाज में उससे पूछा। नहीं आंटी, वो शायद आंख में कुछ चला गया है, इस वजह से पानी निकल रहा है। ये कहकर वो फौरन ही अपनी आंखों को साफ करने लगी। लेकिन साइमा बेगम को अंदाज़ा हो चुका था कि वो कुछ छुपा रही है और उन्हें मुतमिन करने की कोशिश कर रही है कि वाकई कुछ नहीं हुआ। उसने खाना बनाकर उन्हें भी दिया और ख़ुद भी शुरू कर दिया। उसने शासिम का इंतज़ार भी नहीं किया था, जबकि पिछले कुछ दिनों से साइमा बेगम ने नोट किया था कि वो शासिम का इंतज़ार करती थी, उसके साथ ही नाश्ता करती और खाना खाती थी। जब तक वो डिनर ख़त्म नहीं कर लेता था, वो उसके पास ही बैठी रहती थी। लेकिन आज उसने डिनर किया और शासिम के आने पर उसे खाना देकर चली गई थी। वो वहाँ 1 मिनट भी खड़ी नहीं हुई थी। वो किचन में चाय बना रही थी कि बाहर से शासिम की आवाज़ आई, किधर रह गई हो अमल? आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। वो डिनर कर चुकी है। साइमा बेगम ने थोड़े गुस्से से उसे इतला दी। वो हैरत से उन्हें और फिर अमल को देखने लगा। उसे बहुत बुरा लगा था कि अमल ने उसके बगैर ही डिनर कर लिया था। अमल ने चाय मुलाजमा को पकड़ाई और कहने लगी कि साहिब जी को दे आओ। मुलाजमा ने इस बात में सर हिलाया और जाकर शासिम के पास चाय रख दी। शासिम ने मुलाजमा की तरफ देखा और बोला, अमल किधर है? वो कहने लगी, बीबी जान किचन में काम कर रही हैं। शासिम ने उसे फिर से आवाज़ दी, मगर अमल ने किचन से ही जवाब दिया, हादी के लिए दलिया बना रही हूँ, वो उठने वाला है। अब की बार वो गुस्से में आ गया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है मुलाजमा के हाथ का खाना खाने का, जब मेरी बीवी घर पर मौजूद है और इतनी मसरूफ़ है कि मेरे साथ डिनर भी नहीं कर सकती, बल्कि खुद मुझे खाना भी नहीं दे सकती, तो मैं डिनर कहीं भी कर लूँगा। उसने चाय का कप ज़मीन पर फेंका और बगैर खाना खाए ही चला गया। अमल को उसकी इस हरकत पर हैरत का झटका लगा था। उसे लगा था वो उसे मनाएगा, मगर उसने चाय का कप फेंका और गुस्से से ऑफिस चला गया। वो किचन में खड़ी अपने मुंह पर हाथ रखकर हिचकियां रोकने की कोशिश करने लगी। साइमा बेगम किचन में आई और कहने लगी, बेटा मुझे सच बताओ कि तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है क्या? वो अपने आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखो अमल बेटा, मुझे बताओ क्या बात हुई है? वो रोते हुए उनके गले से लिपट कर हिचकियों से रोने लगी। आंटी, शासिम ये बात क्यों नहीं भूल जाते कि मैं एक तलाक याफ्ता हूँ? हाँ ठीक है, मैं तलाक याफ्ता हूँ, लेकिन क्या तलाक याफ्ता औरत के अंदर कोई जज्बात नहीं होते, दिल नहीं होता, उसकी फीलिंग्स नहीं होती? वो मुझे हर बार ये ताना ज़रूर देते हैं कि मैं एक तलाक याफ्ता हूँ। एक तलाक याफ्ता जिस अजियत, जिस तकलीफ़ से गुजर कर तलाक का दब्बा अपने वजूद पर लगाती है, ये वही जानती है। मैं पहले ही ज़हनी और जिस्मानी अजियत सहते सहते थक चुकी थी, फिर जाकर मैंने ये कदम उठाया था। किसी मर्द को ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़े तो उसे पता चले, लेकिन वो तो मर्द होते हैं ना, उन्हें तो बस हुक्म देना होता है। जब दिल किया प्यार से बात कर ली, मूड अच्छा ना हो तो तलाक याफ्ता कहकर दूर कर दिया। शायद सब मर्द इसी तरह के होते हैं, औरत को एक खिलौना समझने वाले। ये कहकर वो अपने आंसू साफ करते हुए कमरे की तरफ चली गई, जबकि बाहर खड़ा शासिम उसकी बातें सुन चुका था। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो उसके पीछे जाने लगा था कि उसे एक ज़रूरी कॉल आ गई, जिसकी वजह से उसे जल्दी में घर से निकलना पड़ा। मगर वो सारा वक्त वहाँ भी उदास ही रहा और उसे याद करता रहा। रात वो शासिम के आने से पहले ही सो चुकी थी। रात के कोई 2 बजे वो कमरे में आया और उसे सोफे पर सोया देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसके पास आया और उसके हाथों में गजरे पहनाने लगा। उसके खूबसूरत हाथों में गजरे पहनाने के बाद जैसे उसके हाथों को
لبوں سے لگایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی یہ لانے کی؟ طلاق یافتہ کو بھلا کون گجرے پہناتا ہے؟ شاسم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات بولی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتی بھی ہو میں کیا کہنے والا تھا، کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی عورت میری قسمت میں لکھی گئی ہے، جس کی میں قدر کرنا چاہتا ہوں، جسے میں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ جس مرد نے تمہاری قدر نہیں کی وہ کتنا بد نصیب تھا، کتنا بد قسمت تھا، اور میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ جسے تم جیسی لڑکی ملی۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پر شدت سے رکھتا ہوا بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر آیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے وہ شدت سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگی، شاسم، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کو کھونے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ مجھے چھوڑ دو گے۔ میری جان، اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شاسم تم سے دور گیا تو شاسم بھی جیتے جی مر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہیں ایسی باتیں کہہ کر اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دنوں میں مجھے تمہاری اس قدر شدید عادت ہو گئی ہے، تم سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ تم سے دور رہنا میری بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرنے لگا اور اپنی محبت کا کھل کر اظہار کرنے لگا۔ بے ساختہ ہی عمل کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ آج پہلی دفعہ کسی نے اس کو اس قدر محبت کا احساس دلایا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طلاق کے بعد شاسم خان جیسا محبت کرنے والا شوہر اس کی زندگی میں آئے گا۔ پہلے پہل تو اسے یہی لگتا تھا کہ شاسم ہی اسے اذیت اور تکلیف دے گا، لیکن اب جس طرح شاسم اس سے محبت کرنے لگا تھا وہ شاسم کی زندگی میں اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی گھر والوں کے زبردستی کیے گئے فیصلے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا۔